अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अब तक हम क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फाउंट और पैराग्राफ का सेक्शन कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ड्राइंग का सेक्शन को। ड्राइंग का सेक्शन जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने मोस्टली जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में काम करना है ना वो मोस्टली इस सेक्शन से होगा, क्योंकि इसके अंदर शेप्स आ जाती हैं और शेप के ज़रिए ही आपने डिफरेंट जो है ना डिज़ाइंस बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये शेप्स का है। इसको जब हम ओपन करते हैं इसके अंदर आपको लाइंस, रेक्टेंगल और बेसिक शेप सारी नज़र आ जाएंगी। इनको हम एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले लाइंस। लाइंस में क्या है कि आप जैसे ये फर्स्ट है, इसमें आप एक लाइन ड्रा, ठीक है, आप शिफ्ट के बटन के साथ ड्रा करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी। वैसे अगर आप इसमें ड्रा करना तो आप किसी भी एंगल के अंदर इसको आप ड्रा कर सकते हो ऐसे, ठीक। ऐसे ही आपके पास डबल एरो लाइन आ जाएगी, ठीक है, इसमें। और आपके पास ऑप्शन आ जाती है कनेक्टर्स। ये वाले जो ऑप्शन है ना इनको कहते हैं कनेक्टर्स, कनेक्टर एल्बो। इनका क्या फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ। लाइंस जो है लाइन एरो, डबल, कनेक्टर एल्बो, कनेक्टर एरो, एल्बो एरो, और ये कनेक्टर एल्बो एरो डबल। तो लाइन तो ये एक सिंपल है, कोई भी लाइन आपने ड्रा करनी हो। अब कनेक्टर्स का क्या है? कनेक्टर्स जो है ना वो दो शेप्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। जैसे कि मैं ये शेप रेक्टेंगल शेप यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक शेप मेरे पास ये है, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। एक ये शेप मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। अब मुझे इन दो शेप्स को कनेक्ट करना है लाइंस के जरिए। एक तरीका तो ये आप सिर्फ जस्ट सिंपल ये लाइन उठाओ, एक जगह से यहाँ से ड्रा करो, फिर एक और लाइन लो, उससे एक और पाथ ड्रा कर लो, फिर एक और लाइन लो और उससे यूँ ड्रा करके कनेक्ट करा दो, ठीक है। अब ये लाइन से हमने एक तरीके से ड्रा कर दिया। अब जो कनेक्टर के जरिए हम ड्रा करेंगे वो आप देखिएगा। इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ। दो शेप दोबारा ले लेते हैं। अब यहीं से मैं ये कनेक्टर उठाता हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट करना है वो जैसे आप शेप को सिलेक्ट करोगे ना, शेप के ऊपर लेके आओगे माउस, तो जो इसके पॉइंट्स होंगे ना वो आपको शो हो जाएंगे, जो एंकर पॉइंट होते हैं। आप इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। ये 4 पॉइंट है। मैं इस पॉइंट के ऊपर ला के क्लिक करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये किस तरह से एक एल्बो बन जाती है। अब आपने इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करना है और जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है वहाँ पर आपने लेके जाना है। अब देखें ये मुझे पॉइंट दिखा रहा है, अभी आप इस पॉइंट के साथ कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ला के जब मैं छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको ना पकड़ लेगा, ठीक है। अब आप देखें कि अब ये दो शेप्स इससे कनेक्ट हो गई हैं, ये इसके साथ जो लाइन है ये जुड़ गई है, ठीक है। इसको अगर आप मूव करोगे ना तो ये साथ साथ इसके साथ कनेक्ट रहेगी। शेप्स को अगर आप मूव करते हो तो इसके साथ रहेगी। लेकिन अगर आप सिंपल लाइन्स के जरिए इसको कनेक्ट करते हो तो ये शेप्स जो है ना ऐसे इसके साथ जुड़ी नहीं रह जाती। आपको इसको फिर यूँ सब चीज़ों को सिलेक्ट करके ग्रुप करना पड़ेगा और फिर भी आप इसको पूरे को मूव कर सकते हो। अलग अलग ऑब्जेक्ट को आप मूव करोगे तब भी ये लाइन आपके इसके साथ साथ जो है ना फ्रीली मूव नहीं करेगी। तो यही जो फ़ायदा है कनेक्टर्स का, कि आप अलग शेप को जिस तरह जिस मर्जी एंगल में जिस मर्जी डायरेक्शन में ले जाएं, आपका जो कनेक्टर है ना वो लूज़ नहीं होगा। तो ये तो हमारा कनेक्टर हो गया। अब कनेक्टर में भी आपको एरो के साथ कनेक्टर मिल जाएगा, डबल एरो के साथ कनेक्टर मिल जाएगा। जैसे अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार दोनों साइड पे एरो आए, तो मैं ये वाला कनेक्टर यूज़ कर लूँगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, इधर जाके इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें डबल साइड पे एरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिंगल वाला आ जाएगा। अगर आपने कर्व के साथ कनेक्ट करना भी, आप चाहते हो कि यार ये स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व वाला कनेक्टर हो, तो आप ये कर्व वाला सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इसको आपने कनेक्ट कराया और ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। ये डबल एरो के साथ कर्व आ जाएगा। ये तो होगी लाइंस और कनेक्टर्स। अब ये जो 3 शेप है ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें कर्व, एक फ्रीडम शेप और दूसरा जो है ना फ्रीडम स्क्रिबल। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये जो 2 है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको हम देख लेते हैं। अलग स्लाइड ले लेता हूँ। अब ये कर्व है ना, इससे आप कोई भी कर्व टाइप शेप जो है ना वो बना सकते हो। इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट करूँ, मैं स्लाइड को इस पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ और फिर जिस पॉइंट के ऊपर फर्ज करो मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे लाके जब मैं क्लिक करूँगा ना तो अब अपने माउस को जब मूव करूँगा तो यहाँ से इसकी कर्व बनना शुरू हो जाएगी। अब मैं डाउन कर मूव कर रहा हूँ माउस को तो इस तरफ कर्व बन रही है, अब मूव करूँगा तो इस तरफ बनेगी। तो ये आप माउस की मूवमेंट के साथ जिस पॉइंट पे आप जाके क्लिक करोगे ना वहाँ से कर्व बनना शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अब इधर ला के क्लिक करूँगा तो वो एक कर्व ऊपर बन गई। अब यहाँ से कर्व दोबारा बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, अब इधर से कर्व बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इधर क्लिक करता हूँ। इस तरह से आप इस पूरी शेप को क्लोज, जब
लास्ट पॉइंट पे जब जहाँ से आपने स्टार्ट किया तो वापस उसके ऊपर लेके आएंगे तो ये पूरी एक शेप क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर्व टाइप शेप जो है ना इस कर्व टूल के ज़रिए बना सकते हो। ठीक है, इसको बनानी, यहाँ से मैं इसको इधर लेके आता हूँ। ठीक है, ये मैं स्लाइड के जो बाहर लेके जाऊँ, स्लाइड के बाहर वाला एरिया जो है ना आपको स्लाइड पर नज़र नहीं आएगा। अगर हम इसको स्लाइड शो मोड में चेक करें, देखें अभी इस तरह से एक आपका डिज़ाइन बन गया कर्व टाइप। ठीक है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो एडिट पॉइंट में जाके, अगर आपने थोड़ा बहुत इसको करना भी है, थोड़ा अंदर की तरफ हो या थोड़ा सा बाहर की साइड हो। ठीक है, ऐसे तो कर्व टूल का यूज़ आपको पता चल गया। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीडम शेप। इससे आप स्ट्रेट लाइन में ना कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप जो है बना सकते हो। इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मतलब जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे वहाँ वहाँ पे आपकी उस तरह से शेप जो है ना वो ड्रा होती जाएगी। देखें, तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हो इस फ्रीडम शेप के ज़रिए। जैसे कि अगर हम एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज एक कार बनाता हूँ मैं, इस पॉइंट पर क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा के मैं आगे ले गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको डाउन ले आया, फिर शिफ्ट के साथ आगे ले गया। अब ये एक शेप क्लोज हो गई हमारी, इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। फ्रीडम शेप टूल यूज़ करते हुए हमने ये एक पूरी शेप बना दी। अब इसको अगर हमने और एडजस्ट करना हो, जैसे कि ये जो है ये हमें एक कॉर्नर नहीं चाहिए, हमें राउंडेड शेप में चाहिए, यहाँ से भी थोड़ा सा राउंडेड चाहिए, उसको कैसे करना देखें। आप शेप के ऊपर राइट क्लिक करें, जहाँ जहाँ पे आपने पॉइंट बनाएंगे ना वो आपको पॉइंट आ जाएंगे। शेप के ऊपर राइट क्लिक और एडिट पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप ये एडिट पॉइंट पर क्लिक करोगे ना, जितने भी पॉइंट्स आपने जहाँ जहाँ पे क्लिक किया था ना वो सारे आपको शो हो जाएंगे। अब आपको इनको आप ना एडिट कर सकते हो इन पॉइंट्स को भी। मैं कहता हूँ यार ये थोड़ा सा इसका एंगल और होना चाहिए, मैं इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये एंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो है, अब देखो ये शार्प एंगल है, मैं इसको करना चाहता हूँ स्मूथ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक किस्म का वो टायर लगाने हैं, तो ये वाला एरिया जो है ना राउंडेड होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, ये कॉर्नर पॉइंट है, हमने इसको क्या कर देना है स्मूथ पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका स्मूथ हो जाएगा, यानी कि एक कर्व बन जाएगी। अब आप इसको एडजस्ट कर लो, यहाँ से ये जो है ना ये इसका हैंडल है, इसको आप पकड़ो। ठीक है, इससे आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ये इस यहाँ पे लेके आओगे, ये हैंडल है, इसको पकड़ो। ठीक है, इस पॉइंट पे लेके आओ, इस हैंडल को पकड़ा मैंने, इसको ऊपर की तरफ किया। तो इस तरह से आप ना शेप के एंगल को ना एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको राउंडेड कर रहा हूँ ताकि ये ढाई के लिए जगह बन जाए। सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। इस पॉइंट को मैं स्मूथ किया, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस हैंडल को पकड़ा, इसको अपवर्ड कर दिया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको पकड़ा। अगर आप इस ये हर पॉइंट के ना दो हैंडल नज़र आते हैं, आप दोनों हैंडल से ना इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हो। इसको मैं करूँगा तो ये इस तरह इस साइड से चेंज करना शुरू कर देगा। हमने क्योंकि इस तरफ से करना है तो मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ऊंचा है तो इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, या आपको लगता है ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, इसको बड़ा करना है तो इस पॉइंट को पकड़ के और थोड़ा पीछे कर दो। तो इस तरह से आप कोई भी शेप जो है ना इस फ्रीडम शेप के जरिए बना सकते हो। इस पॉइंट को मैं राउंडेड करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट को मैं क्लिक करूँगा और इसको स्मूथ पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया ऐसे। इस पॉइंट को भी राउंडेड करना है। अगर वो मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो वो सारे पॉइंट गायब हो गए। दोबारा से आपने एडिट पॉइंट में जाना, दोबारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी स्मूथ कर देते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसमें जो है तो जो मर्जी कर लें इसको इस तरह से।
टायर भी बना देते हैं इसके यार। ये थोड़ी सही नहीं बनी इसको, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया। और भी तरीका, अगर आप एक एक ही मतलब बना लेते हो, उसी को आप डुप्लीकेट कर भी बना सकते हो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेप्स को मर्ज और सेपरेट करने वाला काम वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस सिंपल अभी मैं आपको जैसे टूल का यूज़ करना बता रहा हूँ कि इससे आप कोई भी शेप बना सकते हो। ये तो मैंने जैसे एक ड्राइंग बना दी ना, वैसे सिंपल सी। आप जब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स जो है ना इस टूल के ज़रिए बिल्ड कर सकोगे। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो टूल है ना, ये एडोब इलस्ट्रेटर में जो पेन टूल हमारा काम करता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। अगर किसी ने एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, उसमें पेन टूल ये वाला काम करता है जो हमारा फ्रीडम शेप यूज़ वाला काम कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम अगले हमारा टूल पे, वो है हमारा ये स्क्रिबल। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप पेंसिल से ड्रा कर रहे हो। ठीक है, यूँ मैं कोई भी शेप करके बना लेता हूँ, तो ये जस्ट पेंसिल की तरह वर्क करता है। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली कहीं पे यूज़ होगा इसका। ठीक है, लाइन बनानी है कोई किसी भी तरह की, तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने हैंड की मूवमेंट से कोई भी चीज़ ड्रा कर रहे हो। ठीक है, इसका यही है, बस इतना ही। आगे हमारा शेप्स के अंदर क्या चीज़ है, लाइंस हमने कवर कर ली। अब आ जाती हैं आगे रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में आपको देखो ये कोई 7-8 शेप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक रेक्टेंगल होती है, इसको बगैर शिफ्ट के साथ अगर ड्रा करोगे, माउस क्लिक करो और माउस को बटन को दबा के रखते हुए ऐसे ड्रैग करो माउस को, तो आपकी एक शेप ड्रा हो जाती है। ठीक है, तो ये बन गई। ठीक, अगर मैं ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट की और शिफ्ट का बटन दबा के जब ड्रा करूँगा, तो इसके हर एंगल से ये इक्वली ड्रा होगी, ये आपका पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, शिफ्ट का काम ये है कि आपको हर एंगल से ना वो इक्वली आपको चीज़ को डिक्रीज या इंक्रीज करता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप हो गई हमारी, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फिर ये राउंडेड कॉर्नर वाली शेप है, इसमें आपको एक साइड से ये वाला जो येलो निशान नज़र आ रहा है, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी राउंडनेस को। इस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करो और अब अंदर की तरफ मूव करोगे तो शेप और इसका जो एंगल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राउंडनेस इसकी बढ़ जाएगी। बाहर की तरफ करोगे तो ये कम होती जाएगी। ठीक है, ये शेप भी ज़्यादा यूज़, जब आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करोगे तो इस शेप का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। ये एक शेप है, इसमें एक कॉर्नर जो है इस तरह से है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह। जहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट मिले ना, तो उस पॉइंट को आप क्लिक करके उस शेप की जो चेंजेस है ना वो उसके अंदर कर सकते हो। अब जैसे ये शेप है, इसमें आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, इसको बंद कर दो। एक यहाँ पर है ये, और एक इधर है। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के अंदर की तरफ करता हूँ तो देखें ऐसे बना, इस पॉइंट को पकड़ता हूँ तो इस साइड से चेंज कर रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे, आप चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को जब आप ट्राई करोगे इन शेप्स की, तो आप उनसे एक शेप से वो बहुत सारी शेप्स बना सकोगे। ठीक है, ये हो गई। अब ये वाली शेप है, इसमें भी ऐसे ही है, एक लेमन से बन गया, ये बिल्कुल सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद ये सारी शेप्स जो है ना इंसर्ट करके उनको प्रैक्टिस करना है। रेक्टेंगल के अलावा ये बाकी बेसिक शेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसमें तो आप जो सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा बल्कि टेक्स्ट बॉक्स ही हमने यूज़ करना है। फिर ये सर्कल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाती हैं, ये सारी शेप्स है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई हैं। आप उनके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, ये देख लीजिएगा, इनको ड्रा करके देख लीजिएगा। बाकी फिर ये एरो वाला आ जाता है, आगे नीचे ऑप्शन, ब्लॉक एरोज़, ये डिफरेंट टाइप के एरोज़ हैं, ड्रा भी करके देख लो थोड़े बहुत। अब इसमें भी देखो आपको ये 2 पॉइंट्स मिले जहाँ आप इसके शेप को ना थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो जिस इसका हेड है वो बड़ा हो रहा है। इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो इसकी थिकनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो टेल की। ठीक है, शेप्स के अंदर आप एक और चीज़ देखें, कुछ 3D शेप्स भी हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इनको भी आप यूज़ करके आप अपने इन्फोग्राफिक टाइप प्रेजेंटेशन में ना यूज़ कर सकते हो।
चार्ट्स वगैरह के लिए, जैसे ये मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये क्यूबिक है, जब प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ बना रहे होगे ना, तब बंदे के माइंड में ज़्यादा चीज़ें आती है, यार मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकता हूँ। अभी जस्ट मैं आपको शेप्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हैं यार, उनको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकली क्लाइंट की प्रेजेंटेशन लेके फिर उसको जब हम बनाएंगे पूरी प्रेजेंटेशन को, तो इसमें सारे टूल्स, ऑलमोस्ट सारे टूल्स इस्तेमाल करके देखेंगे। ये एरो वाले हो गए इसमें, बाकी ये इक्वेशन वाली होगी। ये फ्लो चार्ट्स के लिए जो शेप्स यूज होती हैं वो सारी आ गई हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी मैंने रखा था डाल के, जैसे ये बना हुआ है इसमें। ये स्क्वायर भी आ गया, इसके अंदर डायमंड भी आ गया, राउंडेड शेप भी आ गई। तो यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स उठा के ना फ्लो चार्ट भी अपना डिज़ाइन कर सकते हो जब अगर आपने करना हो तो। ये सारी शेप भी आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो है बैनर्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी बस कोई पोस्टर वगैरह आप अपने डिज़ाइन करना पावर पॉइंट के अंदर, उनके अंदर अक्सर आप ये चीज़ यूज़ कर लेते हो। यहाँ पे कोई ऑफ़र वगैरह लिखनी है, कोई प्राइस वगैरह लिखनी है, ये खैर ये एसेट आपको वैसे भी मिल जाते हैं। ये पावर पॉइंट के अंदर जो बिल्टन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें देखिए ये येलो बटन है, इससे आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। होपफुली शेप्स की आपको समझ लग गई होगी। देख रहे हैं, और क्या कॉल आउट्स हैं यहाँ पे। इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं जब किसी, जैसे चैट बॉक्स नहीं होता, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे कोई चीज़ है जो कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके तरफ हमने पॉइंट आउट करना है, यार ये किसी बंदे की कोट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कॉल आउट्स की आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इधर, ठीक है। ये एक्शन बटन है। अब शेप्स में ही एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताना था कि हमने देखा कि फ्रीडम शेप के ज़रिए हम ड्रा कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। आप शेप को भी एडिट कर सकते हो, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं उनको हम एडिट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करें और एडिट पॉइंट पे जाएं। देखिए ऑलरेडी इसके अंदर 4 पॉइंट हैं, तो हम इनको एक शेप को एडिट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट शेप बना सकते हैं। मुझे अपने हिसाब से जिस तरह से यूज़ करना है मैं उस तरह से इसको बना सकता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल चाहिए ऐसे, सॉरी राउंडेड नहीं, यार मुझे इतनी रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा एंगल चाहिए, यहाँ ये पॉइंट जो है ना मेरा यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पॉइंट में जाता हूँ और इस पॉइंट को पकड़ के इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर, इधर मैं कहता हूँ यार मेरे को इमेजेस आ जाए, तो ये मैं एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ इधर। इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा। यहाँ पे मैं कुछ अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, नीचे अपना कोई टेक्स्ट बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप शेप को ना एडिट करके अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हो। एडिट शेप वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह या ना बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज़ करोगे। कस्टम ग्राफिक्स जब आपको बनाने होंगे ना, ये तो बहुत लिमिटेड है ना, आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड शेप्स मिल जाती हैं। मेन चीज़ यही है कि आप उन शेप्स को यूज़ करके उनको एडिट करके आप डिफरेंट शेप्स बना लेते हो एडिट पॉइंट्स के थ्रू। अब इसमें आप देखें, इसमें 4 पॉइंट थे। अब मैं इसके अंदर एक और पॉइंट, अगर मैं जितने मर्जी पॉइंट ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये 4 एंगल से मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट करूँगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको अगर आगे खींचता हूँ तो देखें एक और एक अलग से शेप बन रही है। इसके हैंडल को पकड़ के मैं ऐसे मूव करता हूँ तो इससे भी कुछ बन सकता है। तो ये आपकी टोटल आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। अब एक तो ये था कि आप पॉइंट ऐड करते हो, आप पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे इसी शेप में एडिट पॉइंट में जाके मैं कहता हूँ यार नहीं, 4 पॉइंट के लिए मैं ये वाला पॉइंट डिलीट करता हूँ। राइट क्लिक करके इस पॉइंट को मैं डिलीट करता हूँ। देखो ये पॉइंट डिलीट हो गया तो ये एक रेक्टेंगल बन गई, क्योंकि वहाँ से यहाँ से पॉइंट डिलीट हो गया तो वो पूरा सेक्शन ही खत्म हो गया। हमने
जैसे कि मैं ये एक हेक्सागोन यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब इसमें छः पॉइंट्स हैं, 6 साइड्स हैं इसकी। एक तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट में जाऊँ, आप देखें 3 पॉइंट्स ही हैं, 3 पॉइंट्स ही हैं। मैं कहता हूँ यार नहीं, मुझे इसकी 6 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे 6 साइड नहीं चाहिए, मुझे 5 साइड चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये इसकी 5 साइड्स हो गई। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जिस साइड पे अपनी जितनी रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो एडिट पॉइंट्स वाले पोर्शन को। ड्राइंग में ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आ जाते हैं आगे, हम अपना अगला पोर्शन जो है ना वो अरेंज। इसमें अभी देखें सारी चीज़ें अभी ऑप्शन का ऑन नहीं है, इसको हम जब कोई शेप ऐड करेंगे तभी आएगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ऐड करता हूँ, ठीक है, दूसरा बॉक्स आ गया। अब आप अरेंज में देखें अभी ये सारे ऑप्शन आ गए हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। अब इनका फंक्शन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट करें, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये वाली एक मैंने रेक्टेंगल ले ली, उसके ऊपर मैंने एक सर्कल ले लिया, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक और शेप ले ली, उसके ऊपर ही ये शेप ले लेता हूँ। इसको कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रा की थी, उसके बाद मैंने सर्कल लिया, वो उस रेक्टेंगल के ऊपर आया, फिर मैंने ये हेक्सागोन ली, वो उस सर्कल के भी ऊपर आई। यही चीज़ जो है ना यहाँ से हम देखते हैं अरेंज में। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये रेक्टेंगल जो है सबसे ऊपर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंज में जाएंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब यह है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबसे ऊपर आ जाएगी वो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, उसने बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ दिया और आप खुद वो सबसे ऊपर आ गई। इसी चीज़ को अगर मैं सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दूंगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबसे बैक चली जाएगी, सेंड टू बैक, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का फंक्शन। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये क्या है? ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है कि एक एक स्टेप ऊपर आएगा। मैं मतलब इस सब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि यार ये इस सर्कल के ऊपर है लेकिन इस हेक्सागोन के पीछे है। इसको मैं एक स्टेप अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूँगा ना तो ये एक स्टेप ऊपर आएगी, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी कि देखो ये एक स्टेप ऊपर आ गई। एक स्टेप ऊपर का मतलब ये है कि सर्कल से ऊपर आ गई लेकिन उससे ऊपर ये था हेक्सागोन, उससे पीछे। अब दोबारा मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूँगा तो ये उससे भी एक स्टेप ऊपर आ जाएगी। देख रहे हैं, सेम फंक्शन बैकवर्ड के लिए, सेंड टू बैकवर्ड, वन स्टेप बैक चली जाएगी, फिर दोबारा सेंड टू बैकवर्ड, फिर वन स्टेप बैकवर्ड चली जाएगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑब्जेक्ट की समझ लग गई, ब्रिंग टू फ्रंट, बैक, फॉरवर्ड की। अब आ जाते हैं ग्रुप अनग्रुप। ग्रुप अनग्रुप का क्या मतलब है? जैसे ये दो ही शेप है हमारे पास, मैं चाहता हूँ यार ये दो शेप मैं इसके अंदर में इसको सेंटर कर देता हूँ। मुझे ये दो शेप्स जो है ना एक ग्रुप में चाहिए, जब भी मैं मूव करूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, ये दोनों के दोनों शेप एक साथ मूव हों, या इनको मैं छोटा बड़ा करूँ तो दोनों एक साथ छोटी बड़ी हों। अब उसके लिए हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, और अरेंज में जाके ग्रुप का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। अब देखें, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है कि आप दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल G का बटन दबा दो, तब भी ये ग्रुप हो जाएगा। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है, रेंज में जाओ, अनग्रुप कर दो, या अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अनग्रुप की भी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट G, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट G, उससे ही अनग्रुप हो जाता है। ग्रुप अनग्रुप की आपको समझ लग गई होगी। इसको जैसे कि ये मैंने ग्रुप किया, इसको अब मैं छोटा करूँगा ना यहाँ से पकड़ के, तो दोनों चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट स्मॉल हो जाएंगे। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इधर ही आ गया, ठीक है। कंट्रोल D से डुप्लीकेट बनाया। अब ये इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया और दोबारा से कंट्रोल G किया, तो अब ये पूरा इनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इनको भी मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, डुप्लीकेट बन गई, इस पूरी एक ग्रुप की डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये 4 ग्रुप है, ठीक है।
यानी कि पूरी लाइन का ग्रुप, पहले हमने ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना दिया, फिर उन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके फिर उन सबको ग्रुप कर दिया। अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ, इस एक पूरी लाइन को अनग्रुप करूँ, कंट्रोल ग्रुप अनग्रुप, अब क्या हुआ है कि ये अलग अलग अनग्रुप हो गए। ठीक है, अब इसमें भी आगे देखो ग्रुप है, ये वाले जो इसको भी अगर हम अनग्रुप करेंगे, ग्रुप अनग्रुप, तब ये वाला ऑब्जेक्ट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप ही हो गया। अभी मैं इन सारों को सिलेक्ट करके इनको भी ग्रुप कर सकता हूँ, कंट्रोल जी दबा के। अब ये पूरा ये ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्रुप अनग्रुप। रीग्रुप भी देख लेते हैं, रीग्रुप क्या है। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अभी हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, ग्रुप अनग्रुप। ठीक है, अब इसी को दोबारा सेलेक्ट करके अरेंज और रीग्रुप करूँगा तो दोबारा से ग्रुप भी बन जाएगा, मतलब वही ग्रुप वाला फंक्शन है। तो रीग्रुप का यही फंक्शन है। ओके, ग्रुप अनग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट, उसमें है पहली चीज़ अलाइन। मैं ये एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ यार मुझे ये लेफ़्ट साइड पे चाहिए, लेफ़्ट लाइन हो जाए। तो आप अरेंज पे जाओ, अलाइन करो, ये लेफ़्ट पे चला गया। अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। अलाइन टॉप, टॉप पे हो जाएगा। इससे आप ना किसी भी चीज़ की अलाइनमेंट जो है ना वो क्विकली कर सकोगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सर्च करो कि मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, और मैं एक और सर्कल कहता हूँ कि यार वो इसके बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है, मैं कहता हूँ यार इसको लाइन कर लेते हैं सेंटर में पहले। इधर से चलो, इधर से कर लेते हैं। रेंज में गए, अलाइन टू मैंने सेंटर कर दिया, बिल्कुल साइड के सेंटर में आ गया। अलाइन टू मिडल कर देता हूँ। ठीक है, मिडल हो गया। अब सेम काम इसके साथ कर देते हैं। इसको मैंने छोटा किया, अरेंज अलाइन टू सेंटर और अरेंज अलाइन टू मिडल। तो बिल्कुल अब ये दोनों जो ना एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। इनमें यही काम आप इजीली एक और तरीके से भी करते हो। आप इस सब्जेक्ट को इसके ऊपर लेके आओगे तो आपको गाइड बता देगी यार आप बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर में हो, यहाँ पे आप ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। ठीक है ना, इस तरह से भी इजीली हो जाता है काम। अलाइनमेंट का आपको पता चल गया। अब आपकी आ जाती है चीज़ अलाइनमेंट से आगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये क्या है, दोबारा से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब देखें इन सारे ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टेंस जो है ना वो अनइक्वल है। इधर मैं इन सबको सिलेक्ट करके इधर अलाइन टू टॉप कर लेता हूँ। देखो अलाइन का फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, अलाइन टू टॉप किया मैंने। ठीक है, अब देखें इन सब में जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल है। मैं चाहता हूँ कि इन सब के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, अलाइन पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस में आए। अगर मुझे वर्टिकली करना होगा ऊपर से नीचे तो वो वर्टिकल ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अरेंज अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली जब मैं करता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टली करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, अब देखें सब में डिस्टेंस इक्वल हो गया। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टेंस इक्वल हो गए। अलाइन टू टॉप, अरेंज डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे आप जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना ये इक्वल है, आप चेक भी कर सकते हो, वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करने में हम यहाँ पे जब जाते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन आ जाता है अलाइन टू स्लाइड अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अगर ये देखें आप, मैं ये कहता हूँ कि यार ये ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे था इस तरह, सॉरी ये यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया, अरेंज अलाइन टू टॉप किया। अगर तो मैं इसको इस ऑप्शन को ऑन रखता हूँ अलाइन टू स्लाइड, तब क्या होगा, तब ये इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस तो रखेगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट है ना उसका स्लाइड के साथ भी वो वही डिस्टेंस होगा जो इन दोनों दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगा। यानी कि यहाँ पे भी वो इतनी स्पेस बनाएगा और यहाँ पे भी इस साइड से भी इतनी स्पेस बनाएगा। अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, अलाइन में जाके
अलाइन टू स्लाइड करता हूँ। अब देखिएगा मैंने सारे सेलेक्ट किए, अलाइन टू स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूँगा। अब देखो वो इस सब्जेक्ट को उठा के थोड़ा इधर ले आया, इस सब्जेक्ट को इधर ले आया, यानी कि उसने ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो भी उतना ही रखा जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सारा डिस्टेंस जो है ना इक्वल रहेगा। ये है फ़ायदा अलाइन टू स्लाइड करने का, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं यार मुझे स्लाइड्स के साथ अलाइनमेंट नहीं करनी कि दोनों तरफ एक, मैं चाहता हूँ कि जस्ट अगर हम वो वाला ऑप्शन नहीं करते, फ़र्ज़ करो अरे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इधर है, ठीक है। मैं अगर ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट रखता, मैं करता हूँ अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर जब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूँगा तो फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट होगा ना उनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर ये स्लाइड्स को नहीं देखेगा, स्लाइड के दरमियान डिस्टेंस कितना है उसको कंसीडर नहीं करेगा। अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, देख रहे हैं आप, उसने इस स्पेस को नहीं देखा कि यार ये, बस इसने इन चारों ऑब्जेक्ट्स को जो ना इक्वल, इन चारों ऑब्जेक्ट्स के जो दरमियान की स्पेस थी ना उनको इक्वल कर दिया, स्लाइड को कंसीडर नहीं किया। यही चीज़ अगर हम इसको स्लाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो फिर ये स्लाइड की दोनों तरफ स्पेस जो है ना उसको भी इक्वल कर देगा। सेम काम आप वर्टिकली कर सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, इसके दरमियान स्पेस साइज छोटा कर देते हैं, चले। सही है। अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करना है। आप स्लाइड के हिसाब से भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी। अब मैं अलाइन में गया, अलाइन टू स्लाइड कर रखा है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो अब ये वाला, ये डिस्टेंस और स्लाइड के अंदर का डिस्टेंस ये सारा इक्वल रहेगा, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ और अगर मैं इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से करूँ, यहाँ से मैंने अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दिया तो फिर इसने इस डिस्टेंस को नहीं कंसिडर किया, सिर्फ आप इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है ना उसको देख लिया। ये सारा काम आप सिर्फ स्लाइड के ऑब्जेक्ट नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी, इमेजेस के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। जैसे ये टेक्स्ट है मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये हर चीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसमें हमने देख लिया टॉप लाइन, लेफ्ट लाइन और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और अलाइन टू स्लाइड और अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर रेंज के अंदर तीसरी ऑप्शन जो है हमारी वो है रोटेट। अब रोटेट क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अरेंज में जाता हूँ मैं, अब ये डिफरेंट एंगल पे इसको रोटेट कर देगा। इस पे करेंगे इस तरह रोटेट हो जाएगी, रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना किसी पिक्चर से देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट की जगह मैं ये पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर डाला, रोटेट, रेंज पे गए, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। अब इसमें रोटेट के अंदर जो दो ऑप्शन है ना, फ्लिप की ऑप्शन, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये एक मिरर की तरह काम करेगा। ये चीज़ जो है ना इस तरफ आपको शो हो जाएगी, अरेंज, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देख रहे हैं, एक मिरर की तरह काम करता है। तो ये फ्लिप वाला ऑप्शन भी हम बहुत सी जगहों पे यूज़ करेंगे। फ्लिप वर्टिकल भी आप कर सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम अक्सर यूज़ करते हैं। इससे आपको इसका पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अरेंज के अंदर हमारी तीनों चीज़ें कवर हो गई हैं, ऑर्डर ऑब्जेक्ट भी, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स भी, पोजीशंस में अलाइन और रोटेट हो गया। अब ये सिलेक्शन पेन क्या है, सिलेक्शन पेन जो अक्सर मैं
इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उसकी आपको एक अलग से वो लेयर दिखा देगा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़े हुए, जैसे कि ये वाली हमने कार्ड ड्रा की थी और इसमें अरेंज में जाके मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करता हूँ तो एक ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। एक ये पूरी कार की बॉडी है, ये 2 टायर हैं। तो ये बता रहा है कि ये आपके सिलेक्शन पेन में यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो 3 यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ यार मुझे इसको हाइड करना है तो आप यहाँ से इस आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। अगर आपने दोनों टायर हाइड करने हैं तो ये हाइड हो जाएंगे, ये डिलीट नहीं हुए, ये हाइड हुए हैं सिर्फ यहाँ से, ठीक है ना। तो सिलेक्शन पेन का यही मकसद है कि आप जब आपके पास कम्प्लेक्स चीज़ें बनी हों तो आप अपने सिलेक्शन पेन में जाकर उसको आगे पीछे कर सकें। जैसे कि हमारे पास ये एक स्लाइड है, ठीक है, इसकी मैं सिलेक्शन पेन में गया। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ यार मुझे क्या नाम है इसका, इसको हाइड करना है या इसको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, हाइड करना, तो इसको ऊपर आप इसको हाइड कर दो। या आप कहते हो कि यार मुझे ब्रिंग टू इस चीज़ को जो ना रेक्टेंगल को ना इससे ऊपर लेके आना है। अब आप देखें ये रेक्टेंगल की ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ये रेक्टेंगल का शो हो रहा है, ये हाईलाइट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। सर्कल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्कल है, ये ओवल है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार ये जो ओवल है ये सबसे ऊपर आए, या ये जो रेक्टेंगल है ये सबसे ऊपर आए। एक तो काम हम ये करते थे, यहाँ पर जाकर अरेंज में जाके और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते थे, ठीक है, सबसे ऊपर जाता है। एक यहाँ से सिलेक्शन पेन अगर आपने ओपन की हो और मैं इस लेयर को पकड़ के सबसे ऊपर ले जाऊँ तब भी वही काम हो जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ के मैं नीचे ले जाऊँ तो सबसे नीचे लेके, अब इससे देखें आप इतना काम आसान हो रहा है, आपको ये नहीं करना पड़ता। आप मैं कहता हूँ यार इससे ऊपर आए तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा इससे ऊपर ले जाऊँगा, मैं कहता हूँ नहीं इससे भी ऊपर जाए, इसको उठा के और ऊपर ले गए, सबसे ऊपर लेके, ठीक है, सबसे नीचे चली गई। तो ये आप सिलेक्शन पेन के ज़रिए इस तरह से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं ना वही काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे ना तो ये ब्रिंग टू फ्रंट, बैकवर्ड, ये सारा आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे भी ऑप्शन नज़र आ जाती हैं, ठीक है। ग्रुप वाली ऑप्शन भी नज़र आती हैं, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ग्रुप, अनग्रुप, ये वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट वाली ऑप्शन भी आ जाती हैं, तो राइट क्लिक से भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं। सिलेक्शन पेन की आपको समझ लगी है सिलेक्शन पेन का क्या काम है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं जी। तो ड्राइंग में अब ये चीज़ें सारी कवर हो गई हैं, हमारे पास अरेंज वाली सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आ जाते हैं शेप, फिल, आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स के ऊपर, इसको देखते हैं। मैं एक और स्लाइड दे लेता हूँ यहाँ पर। शेप फिल का तो आपको पता है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई कलर फिल करना, जैसे ये है मैंने एक शेप ली है, ठीक है। जैसे मैं अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, जैसे अब मैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप बनाता हूँ तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको शेप से रिलेटेड सारी चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नज़र आ जाती हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी ना, यहाँ पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं शेप, अब पहले चलो मैं इसको देख लेता हूँ शेप फिल को। अब शेप फिल में क्या मतलब है, इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। फिल का मतलब यही है। अब शेप फिल में ये कलर के अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कलर नज़र आते हैं वो कलर होते हैं जो आपने अपनी थीम यानी थीम बनाई होती है। कुछ डिफ़ॉल्ट थीम होती है, कुछ आप अपने कस्टम डिज़ाइन करते हो, वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि थीम आप किस तरह डिज़ाइन करते हो। फिलहाल आप ये देख लो कि जो आप अब जैसे ये मेरे ब्रांड के कलर है ना, ये मेरे लोगो का ब्लैक और ऑरेंज, तो वो मैंने थीम यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या और डिफरेंट कलर में आपने जाना तो मोर कलर पे आप क्लिक करो तो आपको ढेर सारे कलर यहाँ की ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो मोर कलर में। इसके अलावा आप ये कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, या कलर कोड दे के आप कलर जो ना अपने मर्ज़ी का कलर लगा सकते हो। मतलब आपके पास कलर का ना कोड होता है, हर कलर जो है उसका एक अलहदा कोड होता है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता, वो कलर की थ्योरी मैं बनाऊंगा अलहदा से क्लास, उसमें आपको कलर्स के बारे में बताऊंगा कलर कोड क्या है। जैसे अभी ये RGB कलर कोड है 204551153, ये इस कलर का ये कोड है, या फिर ये हेक्स कोड है। ये अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट को, ठीक है, और ये एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब वो कलर कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर ये कलर चेंज करना चाहता हूँ जो मैंने कलर कॉपी किया था, तो मैं क्या करूँगा, मैं मोर कलर के ऑप्शन में जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा। अब यहाँ पे ये इसका कलर कोड दिखा रहा है, ये ऑरेंज का कलर कोड यहाँ पर। अब मुझे वो जो पर्पल कलर कोड मेरे पास पड़ा हुआ मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ओके करूँगा तो वो वाला कलर लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करोगे और आपका क्लाइंट आपको ब्रांडिंग प्रोवाइड करेगा ना कि यार ये मेरी ब्रांडिंग है, ये मेरे कलर कोड्स हैं, आपने थीम में ये वाले कलर अप्लाई करने हैं, तो आप उन कलर्स को इस तरह से उनका कलर कोड लगा सकते हो। उससे आप एग्जैक्ट जो आपको क्लाइंट आपको कलर प्रोवाइड करेगा आप वही कलर लगाओगे। ठीक है, अब ये नहीं होता कि आप कह दो यार मुझे रेड कलर में चाहिए, तो रेड में भी सैकड़ों ऑप्शन बन जाती हैं, तो वो आप उसके कलर कोड से ही देखोगे। अब जैसे ये रेड है, इसमें आप मोर कलर में जब जाते हो, अब देखो ये वाली जो साइड वाली पट्टी है इसमें आप कलर की डार्कनेस और कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो नीचे की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये लाइट रेड हो जाएगा। तो रेड के भी डिफरेंट शेड्स है ना, तो हर कलर का आपको डिफरेंट एक यूनिक कोड मिलता है। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो। अब कोड या तो ये हेक्स कोड हो सकता है या फिर ये रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कोड मिलके आपका एक पूरा कलर बनता है। ठीक है, खैर इसकी थ्योरी में भी छोड़ते हैं, बस हम देख रहे थे कि यार फिल में क्या क्या चीज़ें हैं। कलर आप फिल कर सकते हो, यहाँ से मोर कलर फिल कर सकते हो। अब ये एक आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर भी बड़ा यूज़ होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ यार मुझे इस पिक्चर में से ही कोई कलर उठाना है, ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर मुझे ये ब्लू ये इसकी शर्ट है ये वाला कलर उठाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आई ड्रॉपर पकड़ूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो कलर उठाना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी चूँकि मेरा रिकॉर्डर ऑन है और मेरा क्लिक का जो कलर है ना वो येलो है, तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो येलो कलर को उठा लेता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन येलो कलर पकड़ रहा है। मैंने इस शर्ट के ऊपर क्लिक करना, उसको उठाना तो ब्लू चाहिए क्योंकि वो मेरा जो क्लिक है वो येलो है, तो उसकी वजह से वो येलो उठा रहा है। मैं आपको पता चल गया कि आई ड्रॉपर का क्या मतलब है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, और आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करें, जिसके ऊपर आप लेके जाओगे ना और वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो वाला कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। मुझे ये वाला ऑरेंज फिल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर ऑरेंज कलर फिल हो जाएगा। ये आई ड्रॉपर का फंक्शन है। और शेप फिल के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, आई ड्रॉपर देख लिया। शेप के अंदर पिक्चर भी आप शेप के अंदर फिल कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह से किसी पिक्चर को शेप के अंदर फिल करो, उसके लिए और बेटर तरीके हैं। इसमें यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और ये पिक्चर है, तो इस तरह से शेप के अंदर किसी भी शेप के अंदर आप पिक्चर फिल कर लेते हो। जैसे ये शेप थी हमारी, मैं शेप फिल में जाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखें इस तरह से आप शेप के अंदर भी पिक्चर फिल कर सकते हो। अब देखिए थोड़ी ना कंप्रेस हो रही है, इसने क्रॉप नहीं किया, पिक्चर को कंप्रेस कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है शेप्स के अंदर पिक्चर को फिल करने का। ठीक है, वो उसको हम देखते हैं, मुझे क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। अभी पहले और चीज़ें देख लेते हैं जो बाकी शेप से रिलेटेड हैं, फिल से रिलेटेड, ग्रेडियंट और टेक्सचर, वो क्या है। पहले ग्रेडियंट देखते हैं। इस शेप में मैंने एक ऑरेंज कलर फिल किया हुआ था। अब ग्रेडियंट पे आते हैं तो आपको ये ग्रेडियंट की दो ऑप्शन देता है, एक लाइट वेरिएशन, एक डार्क वेरिएशन। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा कलर्स का कम्बिनेशन होता है। ये यहाँ पे मुझे जो ऑरेंज कलर है उसके ऑलरेडी मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है, लाइट ऑप्शन और डार्क ऑप्शन। अब इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये शेड इफेक्ट्स आप देख रहे हो, सेम चीज़ ग्रेडियंट में ही ये अब ऊपर चला गया है, ये राइट कॉर्नर में चला गया है, ये बॉटम में चला गया है, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। ये सेम अगर आप डार्क में देखोगे इसको, ग्रेडियंट पे जाकर डार्क, सेम चीज़ डार्क में, अपर लेफ्ट, अपर राइट, बॉटम लेफ्ट, सेंटर, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट में ही ये तो है ना इसके प्री मेड जो खुद से ऑप्शन देता है, हम खुद से भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर इसी को हम राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप्स में जाएं तो यहाँ पे आपको फिल में ये तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन है दिखा रहा है। ये हमारा मेन कलर है एक्चुअल।
अब हम अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर ना ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स का ग्रेडियंट। मैं कहता हूँ यार मुझे रेड में चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ मुझे इसका येलो चाहिए, ठीक है, या डार्क ऑरेंज चाहिए। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को ना खुद से एडजस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें ग्रेडियंट्स और कलर थ्योरी के बारे में ना बहुत कुछ बताने वाला है। वो आपको एक अलग क्लास में बताऊंगा जो कलर्स से रिलेटेड होगी, ठीक है। कलर्स कौन से चूज़ करने चाहिए, आप किन कलर्स का कंट्रास्ट बेटर रहता है, एक कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्योंकि ग्रेडियंट का मैं आपको बता रहा था इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि यार आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर्स ऐड कर सकते हो ग्रेडियंट के अंदर। फिल के अंदर आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन पता चल गया। और क्या, टेक्सचर, किसी भी जेट के अंदर आप डिफरेंट तरह का टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। ये पावर पॉइंट के अपने टेक्सचर्स हैं कुछ, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, ये टेक्सचर आ गया, ये फिश वाला आ गया, ये पानी वाला आ गया, देख रहे हैं। अच्छा, इन टेक्सचर्स का फ़ायदा ये है कि इनकी क्वालिटी लो नहीं होती, आप जितना इसको बड़ा छोटा कर लो, ठीक है। और भी आपको टेक्सचर मिल जाएंगे, ये कुछ टेक्सचर जो है ना ये इसके अपने हैं, ठीक है। आप मोर टेक्सचर में जाओगे या कुछ आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, तो आप डिफरेंट टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड किसी स्लाइड का, ये स्लाइड है, मैं इसके स्लाइड के बैकग्राउंड पे जाता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाता हूँ और इसमें मैं पिक्चर या टेक्सचर चेंज करता हूँ। चलो आप, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड वाला आपको ऑप्शन बताया नहीं था, ये मैं रेक्टेंगल ही डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे अपनी पूरी स्लाइड के ऊपर एक पूरी रेक्टेंगल डाल ली और उसमें कलर फिल में जब मैं जाता हूँ यहाँ पर टेक्सचर में जाता हूँ, अगर तो यार ये मेरे स्लाइड का बैकग्राउंड रहे, हर स्लाइड के ऊपर इसी तरह से मैं अपना बैकग्राउंड बना सकता हूँ टेक्सचर फिल करके। शेप फिल में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। शेप फिल के अलावा दूसरी ऑप्शन है शेप आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, किसी भी जेट के बाहर वाली जो लाइन होती है उसको हम आउटलाइन कहते हैं। अब ये शेप है हमारी, इसकी मैं अगर आउटलाइन पे, मैं इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर की कर देता हूँ, तो अब आपको नज़र आएगी कि यार इसकी आउटलाइन इसके गिर्द बनी हुई है, देख रहे हैं, नज़र आ रही। अब मैं शेप फिल को अगर ख़त्म कर दूँ तो सिर्फ आउटलाइन आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। आउटलाइन का कलर आप कुछ भी रख सकते हो, एक शेप फिल का कलर है, एक आउटलाइन का कलर है। अभी हम क्योंकि शेप फिल का मैंने कोई कलर नहीं रखा, मैं कर देता हूँ, चलो ये ब्लैक कर देता हूँ और आउटलाइन मैंने ऑरेंज कर दी है, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइन थिकनेस जो कम है। अब थिकनेस को भी देखते हैं। अभी आउटलाइन में ही सेम काम, वही कलर वाला सारा मैंने आपको बताया। अभी आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर पर से भी यूज़ कर सकते हैं, मोर कलर में भी। अब लाइन की वेट, लाइन का वेट कैसे हम करेंगे, अभी ये थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अभी देखिए ये 1 पॉइंट है, मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, मैं इसका करता हूँ 4.5 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह आप इसको वेट को 6 कर दें। अब आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि यार ये इसकी आउटलाइन ऑरेंज कलर की, हर फिल जो है वो ब्लैक कलर का। मैं फिल को ख़त्म करता हूँ, नो फिल करता हूँ, तो ये सिर्फ आउटलाइन रह गई है उसकी, ठीक है। अब अगर आप चाहें, आप कहते हो यार यहाँ पे तो सिर्फ मुझे इतनी ही ऑप्शन दी इसने वेट की 6 तक, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। आप मोर पे जब क्लिक करोगे ना तो आप इसकी प्रॉपर्टी में आ जाओगे इस तरफ। अब देखो यहाँ पे वेट 6 आ रहा, आप अपने हिसाब से इसको जितना मर्जी कर दो। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ तो 10 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी ना इनके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आउटलाइन में आप देखिएगा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने फिल नो फिल कर दिया। इसमें जो थर्ड चीज़ है वो है ये लाइंस की प्रॉपर्टी, स्केच टाइप थोड़े नज़र आते हैं इसमें, कर्व, इस तरह से कोई 2-4 ऑप्शन है, और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये डैशेस वाली ऑप्शन है, ठीक है, डिफरेंट डैशेस आपने लाइन के अंदर बनाने तो वो आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। ये भी कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि मैं अक्सर एक प्रेजेंटेशन बनाते हुए जब मुझे किसी पॉइंट को हाईलाइट करना होता है, ये जहाँ पे मैं आइकॉन लगाना होता है, तो मैं यूँ एक शेप बना के और उसी शेप को डुप्लीकेट करके उसकी सिर्फ आउटलाइन ले लेता हूँ। जैसे मैं इसकी आउटलाइन ब्लैक करता हूँ, शेप फिर ख़त्म कर देता हूँ, उसको थोड़ा छोटा करके अब मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ, ये देखें, ठीक है। और इसकी मैं डैशेस इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ग्रुप कर लिया।
यूँ हम कुछ पॉइंट्स बनाने के लिए शेप मैंने यूँ एक यूज़ की, ब्लैक कलर लगा रहे हैं यहाँ पे इसको सेंड टू बैक किया। आप देख रहे हो चीज़ें आप कोई चीज़ बना लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप उनको यूज़ करना सीख जाते हो। जैसे मैंने ये शेप बनाई, इसका कॉर्नर भी मैंने यहाँ से यूँ एडजस्ट किया, ठीक है, उसका कलर यहाँ से मैंने फिल किया, इसको सेंड टू मैं बैक कर रहा हूँ, आप एक यहाँ से सेंड टू बैक कर लेते हो, तो इसके ऊपर आ रहा है, मैं इसको उसके पीछे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हो यार, राइट क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हो, सेंड टू बैक किया, इसको मैंने एडजस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स, इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो इधर टेक्स्ट बॉक्स से। इसको कलर में टेक्स्ट का कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ, जस्ट मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। साइज़ कम किया, सेंटर किया इसको, ठीक है, इसको थोड़ा थिकनेस को थोड़ा बड़ा किया, इस सारे को यूँ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप किया, ये एक शेप बन गई, इसका डुप्लीकेट कंट्रोल डी से किया, दूसरी शेप यहाँ पे आ गई, ठीक है। फर्स्ट करो मैं इसको यहाँ पे आगे लाना और फिर कंट्रोल डी किया, इधर आ गया। अगर मुझसे गलती से थोड़ा आगे डिस्टेंस पे चला जाता है, मैं कहता हूँ यार इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अरेंज पे जाओ, अलाइन पे जाओ और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दो। अब क्या हुआ था, हमने सेलेक्ट क्या किया हुआ था, ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन टू स्लाइड करते हो तो स्लाइड के दरमियान भी इक्वल डिस्टेंस रखता हूँ, मैं इसको कंट्रोल से करता हूँ, ठीक है। सबको मैंने सेलेक्ट किया, अरेंज किया, अलाइन पे गया, अलाइन टू स्लाइड पे क्लिक किया, फिर अरेंज किया, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली किया, तो अपने अलाइन स्लाइड्स के दरमियान में डिस्टेंस इक्वल कर दिया। अब आया था तीसरा ऑप्शन, शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट क्या है, मैंने ये एक शेप डाली, ठीक है, शेप इफेक्ट में गए, यहाँ पे आपको प्रीसेट कुछ मिल जाएंगे, देखें ना थोड़ा 3D टाइप लुक आती है, ये कुछ है प्रीसेट में, और उसके अलावा शेडोज आ जाते हैं। अब शेडोज़ वाला भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी उसकी एक ना एस्थेटिक सी लुक निकल के आती है अगर आप शेप्स के ऊपर शेडोज़ लगाते हो। अब शेडोज़ के ऊपर आप ऑप्शन देखें, इसमें आपको बॉटम राइट शेडो नज़र आ रहा है, जब मैं इस पर जा रहा हूँ तो आप ये देखें शेप के ऊपर अभी कोई शेडो नहीं है, अब बॉटम राइट में है, अब बॉटम में है, बॉटम लेफ्ट में है, तो आप किसी भी साइड से या हर एंगल से थोड़ा थोड़ा शेडो ऐड कर दें। ये आउटर शेडोज़ हैं, किसी भी शेप के बाहर वाली साइड पे शेडोज़ लगाने के लिए आपको ये वाली ऑप्शंस नज़र आती हैं डिफरेंट साइड से, ठीक है। ये वाले इनर शेडोज़ हैं, ये आपको यूँ ऐसा लगेगा जैसे शेप के अंदर कोई शेडो आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कलर इसका वाइट करता हूँ, कलर वाइट कर दिया। अब शेडोज़ देखो, अब सही नज़र आ रहा होगा वाइट पे, ये बाहर वाले शेडोज़ आ गए, ये अंदर की तरफ शेडोज़ आ गए, ठीक है। ये अब देखें ऐसा लग रहा है जैसे एक स्लाइड के अंदर ही हमने ना कोई चीज़ कट करके लगा दी है, ठीक है। और ये हमारा रिफ्लेक्टिव है, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन जो है ना इस तरह से शो कराने के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आउटर शेडोज़ और इनर शेडोज़, सबसे ज़्यादा आउटर शेडो यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को शेडोज़ को यहाँ पे हम अगर देखें, ये जो मैंने एक शेप बनाई थी, इसका कलर, इस सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ वाइट करके, शेप इफेक्ट में जाके शेडो जाके और इसको मैं हर साइड से शेडो लगा देता हूँ। तो इस तरह से हम शेप के ऊपर लगा देते हैं। अभी आपको शेडो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा डार्क, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। शेडो की जो डार्कनेस है, उसकी जो ब्लर है, वो कैसे कंट्रोल करना है वही मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास शेप थी, वाइट कलर की, उसके ऊपर मैंने शेडो लगा दिया, ये ठीक है। इसकी आउटलाइन भी चलो ब्लैक कलर की कर देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए आपको, या थोड़ी ग्रे कर देते हैं। अब आपको ये शेडो बॉटम राइट में जो शेडो नज़र आ रहा है, यहाँ से हम जाके लगाया शेप इफेक्ट में जाके शेडो पे जाके यहाँ पर हमने ये शेडो लगा दिया। इसको अगर हमने और कंट्रोल करना है तो राइट क्लिक करें, अब फॉर्मेट शेप में जाएं, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि शेप फिल वाली ऑप्शन और शेप आउटलाइन वाली ऑप्शन, ये भी आपको उसकी मज़ीद प्रॉपर्टी यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। इसी तरह जो शेडोज़ और ग्लो वगैरह हैं, वो भी सारे इफेक्ट्स जो है ना, वो उसकी भी आपको मज़ीद प्रॉपर्टी नज़र आ जाती हैं। या मैं इस प्रॉपर्टी को, चलो मैं आपको शेप फिल में भी बता ही देता हूँ। पहले शेडो को छोड़ते हैं, शेप फिल ही देखो। ये शेप में मैंने कलर फिल किया था यहाँ से, ये हमने देखा था। अभी यहाँ पे हम कलर फिल कर लेते हैं। या कलर की ऑप्शन है, पिक्चर की ऑप्शन है, ग्रेडियंट की ऑप्शन है। ग्रेडियंट आपको दो तरह का नज़र आ रहा था, टेक्सचर वगैरह नज़र आ रहा था। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाता हूँ, अब देखो उसमें मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो सॉलिड फिल कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो हम ऊपर से करते थे, ठीक है। वही काम आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने इसको ऑरेंज कर दिया। यहाँ पे आप नो फिल भी कर सकते हो, सॉलिड फिल कर दिया मैंने ऑरेंज। ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हो। अब ग्रेडियंट को देखो, ग्रेडियंट में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो लास्ट मैंने ग्रेडियंट बनाया था वो वाले, अब आपको ग्रेडियंट की ऑप्शन नज़र आ गई। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जस्ट बने बनाए ग्रेडियंट हमें मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर अब आप इस ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हो। आपने ग्रेडियंट पे क्लिक किया, आप कलर्स की सेटिंग कर सकते हो। यार मैं कहता हूँ मेरा ये वाला कलर जो ये ब्लैक हो, ये वाला मेरे पास ना ही हो, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और ये ऑरेंज हो, ठीक है। या इसको मैं कहता हूँ कि ये येलो कलर हो, देख रहे हो। तो इस तरह से आप, अब ये जो स्लाइडर्स हैं कलर्स के, मैंने अब दो कलर्स का ग्रेडियंट बनाया हुआ है। इस येलो में चाहता हूँ ये वाला ज़्यादा, या ऑरेंज वाला जो ना वो ज़्यादा नज़र आए, ज़्यादा एरिया को कवर करे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ। अब शेप को देखो, ठीक है, वो एरिया ज़्यादा हो गया। इसको मैं वापस करता हूँ, शेप थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने और कलर्स ऐड करने, तो आप इस स्लाइडर के ऊपर माउस क्लिक किया हो, क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक और स्लाइडर ऐड हो गया। इसके ऊपर आप कलर ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। आप ये वाला कलर ऐड कर दिया, एक और आपने ऐड करना है इसके अंदर, आप एक और कलर ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से जितने मर्जी आप कलर्स ऐड कर लो, लेकिन ज़्यादा कलर्स ऐड करने नहीं चाहिए, उससे ग्रेडियंट अच्छा नहीं लगता। मिनिमम दो या तीन कलर्स का ग्रेडियंट हमेशा अच्छा लगता है आपको, ठीक है। कंट्रोल से करता हूँ, जैसे भी ये दो कलर का ग्रेडियंट था, ठीक है। अब ग्रेडियंट के कलर्स, अब इस वाले मैंने येलो को सिलेक्ट कर रखा, ठीक है। अब उसकी भी आगे डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी पोजीशन, यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कलर जो है ना वो कितना ट्रांसपेरेंट, अब इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको मैं अगर ट्रांसपेरेंसी को लो करूँगा तो आपको बैकग्राउंड में चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फ़र्ज़ करो मैं इसके पीछे कोई तस्वीर रख देता हूँ, यही फ़ोटो रख देता हूँ, तो आपको ट्रांसपेरेंसी समझाने के लिए फ़र्ज़ करें कि ये एक फ़ोटो इसके पीछे ही है, ठीक है। अभी क्योंकि ये कलर है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब आपको कुछ नज़र नहीं आएगा इसके पीछे से। अगर मैं इस येलो, इस वाले ऑप्शन में इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करता हूँ, तो आपको नीचे से वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेम काम आप इस कलर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं ग्रेडियंट ना करूँ, मैं कहता हूँ ग्रेडियंट ना हो, ग्रेडियंट को छोड़ो, सॉलिड फिल कलर है, और सॉलिड फिल में ये ऑरेंज है। अब ये सिर्फ एक कलर है, आप इस एक कलर की भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सॉलिड फिल कलर ऑरेंज है, यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करो, थोड़ा आगे करोगे तो आपको उसके बैकग्राउंड में नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कलर की ट्रांसपेरेंसी का आपको समझ लगी। ये हम जब शेप की फॉर्मेट शेप में जाते हैं, वहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट हमने देख लिया, ग्रेडियंट के कलर्स कैसे कंट्रोल करने हैं। अब ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे ब्राइटनेस भी है, इसी कलर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि हम ग्रेडियंट को कर ही रहे हैं डिस्कस, तो सारी चीज़ें करते हैं इसकी कलर। अब देखें कि ये हमने दो कलर का ग्रेडियंट बनाया था, जिसमें ये ऑरेंज कलर ऊपर है, येलो कलर डाउन है। वो चीज़ हम यहाँ से, जो चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती थी ग्रेडियंट में अप डाउन, वो वाली आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। मैं इसको अगर ब्लैक करूँ ताकि वाज़े नज़र आए आपको, दो कलर्स हैं ऑरेंज एंड ब्लैक। अब यहाँ पे देखें, अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे ब्लैक नज़र आए, लेफ़्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, इस तरह से ग्रेडियंट आ जाएगा। बॉटम में करना है तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये टाइप क्या है, ग्रेडियंट की टाइप, अब ये अप है,
लीनियर है, रेडियल करेंगे तो आपको राउंडेड आपको ग्रेडियंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, अब आपको ये जो ब्लैक है ना वो इस तरह से राउंडेड शेप में नज़र आ रही है क्योंकि हमने इसको रेडियल कर दिया। लीनियर करेंगे तो फिर ये राउंडेड नहीं रहेगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन में आपको शो होगी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टाइप आ जाती हैं डिफरेंट, तो इनको आप देखिएगा अप्लाई करके। अच्छा, शेप फॉर्मेट में ही आपको फिल के साथ साथ ये फिल वाला ऑप्शन मैं बंद करता हूँ, आउटलाइन की भी सेम इसी तरह से सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि एक मेरी शेप, ये एक शेप थी, इसकी मैंने आउटलाइन ब्लैक की थी, आउटलाइन की मैंने विड्थ जो है ना वो 6 की थी। ठीक है, इसको मैं तो बंद करता हूँ। अब दोबारा मैं फॉर्मेट शेप पे गया, फिल वाला ऑप्शन ये वाला है, इसको मैंने क्लोज किया और आउटलाइन वाला ऑप्शन मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, आउटलाइन की जितनी मर्जी, जितना मर्जी इसको बड़ा कर दो आप। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी ऑप्शन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको सिर्फ 6 पॉइंट तक दिखा रहा था। ठीक है, आपको मज़ीद करना है तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाते हो। ठीक है, ये लाइनें आ गई सारी। अब इसमें ये वाली ऑप्शन भी आ जाती है ऐसे लाइन के साथ, जो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती थी। ठीक है, डैशेस भी हैं यहाँ पर सारी, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आती हैं वो सारी की सारी इधर भी आएंगी। अब इसमें एक और चीज़ देखें, ये फ्लैट है, राउंडेड है, ये अगर मैं कोई लाइन बना के दिखाऊँ ना आपको, फिर आपको सही समझ में लगेगी। फ़र्ज़ करें कि ये एक मैं लाइन लेता हूँ। ठीक है, इस शेप को ज़रा दफ़ा साइड पर कर दो। ये लाइन है हमारी, इसकी मैं विड्थ, लाइन की विड्थ कर देता हूँ यहाँ पर 6। देख रहे हैं, अब इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं करता, मैं इसको दोबारा प्रॉपर्टी में जाता हूँ, फॉर्मेट शेप में जाता हूँ, लाइन वाली ऑप्शन खुली है, इसकी विड्थ में 6 की बजाय कर देता हूँ 10। ठीक है, अब आप देखें, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा कि कैप टाइप क्या है। इसके जो कॉर्नर है ना वो आपको शार्प नज़र आ रहे हैं, रेक्टेंगल टाइप। ठीक है, इस लाइन के अगर मैं चाहता हूँ कि ये राउंडेड रहे तो यहाँ से मैं इसको स्क्वायर की बजाय राउंड कर दूंगा, तो ये आपकी लाइन जो ना एक राउंडेड शेप में बन जाएगी। देख रहे हैं, तो आपको भी कॉर्नर शार्प नज़र नहीं आएगा। तो इसका फंक्शन यही था, जॉइंट टाइप भी आप राउंडेड कर सकते हो। अच्छा, अब इसी लाइन को अगर इसमें और प्रॉपर्टी देखें तो इसमें बिगेन एरो टाइप और बिगेन एरो साइज़। अब बिगेन एरो टाइप पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट एरोज़ की ऑप्शन लगाने के लिए दे देगा कि यार आप चाहते हो कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एरो लग जाएगा, इसकी बजाय अगर आप कहते हो कि नहीं ये राउंडेड लगे तो ये राउंड लग जाएगा। ये भी हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर लेते हैं बनाते हुए। ठीक है, ये एक लाइन है, ये बिगेन के साथ भी है, एरो एंड के साथ भी है सेम। ठीक है, होपफुली समझ लगी होगी। अब ये चीज़ें प्रॉपर्टी वाली जो हम राइट क्लिक करके जाते हैं यहाँ पर फॉर्मेट शेप में, हमने शेप फिल और शेप आउटलाइन दोनों की देख ली है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन था। अब ये सेकंड पोर्शन है ना, ये वाला, ये इफेक्ट्स वाला है जो हम यहाँ पर मैं शेप के इफेक्ट्स जो आ रहा है ना, ये वाले प्रीसेट्स और शेडोज़ दिखाए मैंने आपको। ठीक है ना, वो अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट करो मैंने ये वाइट किया मैंने, इसकी आउटलाइन ब्लैक है, और इस पर यहाँ से मैं जब शेडो लगाता हूँ, यहाँ से इफेक्ट में जाकर शेडो मैंने ये वाला लगा दिया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी में जब आए हम दोबारा से फॉर्मेट शेप में गए, इनको मैं डिलीट करता हूँ। ये फिल वाली ऑप्शन खुल गई, इसको छोड़ो, ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पहली चीज़ ही शेडो है। अब आप शेडो की ट्रांसपेरेंसी, ब्लर, वो सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अब ये ट्रांसपेरेंसी इसकी 60 है, इसको मैं कम करता हूँ तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ज़्यादा करूँगा 60 पे ले आते हैं, 57 कर दिया। अब ब्लर को देखो, जब मैं ब्लर ज़्यादा करता हूँ तो ये इस तरह से लुक दे रहा है। देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी या ब्लर के साथ थोड़ी सी मैं और लो करता हूँ, 85 कर देता हूँ। देख रहे हैं, आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। जब आप शेडोज़ और शेडोज़ लगाओ ना तो आउटलाइन ख़त्म कर दो, ज़्यादा अच्छे आपकी शेप की लुक निकल के आती है। अब देखें, यहाँ से हम जब चीज़ों को मैंने एडजस्ट किया तो ये और ज़्यादा बेहतर लगना शुरू हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे इसको मैंने कम
1.21 पे, ठीक है। ठीक है, ये साइज और ये यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से आप शेडो का डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हो, आप ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हो। अब यही चीज़ मैंने ये जो शेप बनाई थी इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, देखिए इस पर डार्क लगा हुआ था शेडो और अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे मैं जब इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी लो करता हूँ थोड़ी, और ब्लर थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, साइज़ ये कम कर देते हैं और आउटलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखें, अब इसकी लुक ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो फॉर्मेट शेप में हम जाकर देखते हैं, इसमें आपको और एडवांस चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब शेप इफेक्ट्स के अंदर हमने शेडोज़ देख लिया, इनर शेडो, आउटर शेडोज़। सेम चीज़ जो हमने आउटर शेडोज़ के ऊपर चेक किया है, इनर शेडोज़ जो मैंने ये लगाया, इसकी भी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, फॉर्मेट शेप में जाके इफेक्ट्स में जाता हूँ और ये मुझे मिलती है। इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसी तरह से ब्लर भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ज़्यादा ब्लर करेंगे तो ज़्यादा नज़र आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, ये इस पे हमने जब ब्लर लगाया था, इसमें गए थे, तो अब ये इस पे जो बाहर जो शेडो लग रहा है वो ब्लैक कलर के साथ लग रहा है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप मैं कहता हूँ इसका ऑरेंज कर दो, तो ये ऑरेंज कलर में भी शेडो लगा देगा आपको। तो आप शेडो के कलर को भी चेंज कर सकते हो, इनर शेडो में भी और आउटर शेडो में भी, ठीक है। होपफुली ये समझ चीज़ आपको समझ लग गई होगी। मैं बड़ी डिटेल से चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ एक ही दफ़ा सारी चीज़ें कवर हो जाए, फिर जब हम प्रेजेंटेशन एक्चुअल में डिज़ाइन करने लगेंगे ना, तो आपको मुश्किल नहीं आने वाली किसी चीज़ की, आपको हर चीज़ का पता होगा। समटाइम ऐसा होता है कि जब कोई बंदा कोई स्टेप कर रहा होता है, वो उसको फिर समझ लगता है कि यार ये वाली चीज़ तो उस वक्त बताई नहीं थी, ये कैसे शेडो के ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर दी है, या ब्लर कैसे ज़्यादा कर दिया। तो वो चीज़ें अभी मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ इसी के अंदर। शेप इफेक्ट्स के अंदर प्रीसेट देख लिया, शेडोज़ हमने देख लिए, अब आप रिफ्लेक्शन भी देख लो, रिफ्लेक्शन वाली ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ग्लो वाली ऑप्शन देख लें अब इसकी। अब ग्लो में क्या होता है, आपको शेप के आउटसाइड पे ना थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा आपको ग्लो नज़र आ रहा है, इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म करता हूँ। अब ये भी आप दोबारा उसी में जाओ, फॉर्मेट शेप में, शेप इफेक्ट में जाओ, ठीक है। शेप इफेक्ट में हमने शेडो वाला ऑप्शन पहले खोला हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया, रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन भी मिनिमाइज़ कर दिया, ग्लो वाला ऑप्शन खोल लिया, ठीक है। इसमें भी आप इसका साइज़ और ट्रांसपेरेंसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। जब ये साइज़ बढ़ाता हूँ मैं, ज़्यादा शेडो नज़र आना शुरू हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा तो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। या इसका शेप की फिल जो वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन जो ग्लो है वो ऑरेंज है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। शेप इफेक्ट में जाके, ग्लो में जाके मैं सब कुछ ख़त्म करना, तो आप सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। सॉफ्ट एज क्या है, ये आपके जो कॉर्नर है उनको डिम कर देता है। तो ये देख रहे हैं, इस पे जाते हैं तो थोड़ा सा कम है, ये और ज़्यादा कम कर देता है, ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। ये चीज़ अक्सर हम इमेज के ऊपर यूज़ कर लेते हैं, शेप की बजाय अगर मैं ये इमेज लेके आता हूँ, ठीक है, ये मेरी इमेज है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो शेप के ऊपर अप्लाई होती हैं वही इमेजेस के ऊपर भी होती हैं। शेप इफेक्ट में गए हम, यहाँ पे शेप इफेक्ट में गए और ये सॉफ्ट एज में जाके अब आप इमेज को देखिएगा, इमेज के जो एजेस है ना वो सॉफ्ट हो रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका ये यूज़ है, सॉफ्ट एज भी हो जाएगा। ये बेवल इफेक्ट्स 3D टाइप लुक देने के लिए कुछ आ जाते हैं, ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते, प्रोफेशनल लगता है, लेकिन जो बंदा नया नया प्रेजेंटेशन बनाने लगता है ना, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनको ना यूज़ कीजिएगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती बहुत ज़्यादा। लेकिन हैं कुछ चीज़ें, लेकिन देख लो समटाइम 3D इफेक्ट देना हो तो सब किसी जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, क्लाइंट इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। अब ये है 3D रोटेशन, तीसरी लास्ट ऑप्शन, ये देख लें। इसमें आप किसी भी शेप को डिफरेंट एंगल पे रोटेट कर सकते हो 3D, ठीक है।
ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा। ये सेम काम आप इमेज के ऊपर भी कर सकते हो, लोगो के ऊपर भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ड्राइंग के सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बल्कि सारा ही हो गया। अब एक चीज़ मैं बताने लगा था कि जब हम कोई शेप डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल जाता है। जो यहाँ से जब जाते हैं ना, शेप को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट शेप पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये शेप फॉर्मेट वाली टैब ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर भी कुछ न्यू चीज़ें हैं जो ना हमें यहाँ पे मिलती हैं, ना हमें यहाँ पर मिलती हैं। जो शेप फॉर्मेट वाली टैब है वो उसी में मिलती है, वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। अब वो क्या कौन सी देखें, आप ये शेप हमने डाली थी, ये शेप फॉर्मेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें शेप फिल का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ओके हो गया, कोई मसला नहीं। शेप आउटलाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, शेप इफेक्ट भी यहाँ से आप, ये तो वो सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक नई चीज़ है, शेप स्टाइल। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है बने बनाए, ठीक है, ग्रेडियंट के साथ, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है ना, जो दो नई चीज़ जो काम की हैं, एक तो है आपका ये वर्ड आर्ट स्टाइल जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, जिसमें आपको प्री मेड जो है ना टेक्स्ट की ऑप्शन डिफरेंट मिल जाएंगी। और दूसरा जो है वो आपको मिलता है ये मर्ज शेप वाला। इन दोनों को हम देखते हैं। पहले मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ, मैं लिखता हूँ जनाब, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये है, इसका मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया, बोल्ड कर लिया, ठीक है। अब अगर आप शेप फॉर्मेट की टैब पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट स्टाइल मिलता है। इसको मैं करता हूँ। अब इसमें आपको नहीं देखें, ये प्री मेड आपको चीज़ें यहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छी कूल जो ना टेक्स्ट इफेक्ट आपको मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। ये एक नई चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। यहीं पर आपको एक तो टेक्स्ट फिल का आपको पता है, टेक्स्ट का कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। आपको टेक्स्ट आउटलाइन का भी पता है, टेक्स्ट आउटलाइन आप लगा सकते हो। मैंने ऑरेंज कलर की लगा दी इसके ऊपर, थोड़ा जूम करके देखेंगे आपको नज़र आएगी, ठीक है। नो आउटलाइन कर दो। तीसरी चीज़ जो नहीं है वो ये टेक्स्ट शेप इफेक्ट, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बाकी जो ऑप्शन है ना, ये जो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जिस तरह शेप के ऊपर लिखते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम जाकर देखेंगे फॉर्मेट शेप में। तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये शेप वाले ऑप्शन में हमने सारी चीज़ें कवर की थी। टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाओगे तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो सेम काम जो आपने शेप्स पे किया ना, सारे के सारे आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर लोगे, ठीक है। शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सब कुछ 3D वगैरह सब कुछ। लेकिन शेप फॉर्मेट वाली टैब में जो नई चीज़ आती है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से आप ये जो एंगल है ना, ये रोटेशन वाले टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह, ये थोड़े से इस तरह के, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। ये हम अक्सर किसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहीं पे मिलेगी जब आप शेप फॉर्मेट वाली टैब के ऊपर आओगे। अच्छा, टेक्स्ट में तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। सेकंड शेप में है ना, वो मर्ज शेप वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। वो क्या है, ये दो शेप्स, उसको ये एक मेरे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है सॉरी, ये एक सर्कल है। दो शेप्स के ऊपर काम करने के लिए जो ऑप्शन आती है हमारे पास, दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो मर्ज शेप का ऑप्शन आता है, इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलते हैं। यूनियन करना, कंबाइन करना, फ्रेगमेंट करना, इंटरसेक्स करना, सब्ट्रैक्ट करना। वो अब हम देखते हैं थोड़ा सा। मैं इस शेप के ऊपर अपने ये वाली शेप लेके आता हूँ, ये इसके ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये दो शेप है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों
मिलके एक ही शेप बना दें। ग्रुप नहीं करना, ग्रुप करने का मतलब ये नहीं होता कि एक शेप, उसमें आपको अलग अलग शेप होती है। मैं अनग्रुप करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं ये रहे, दोनों शेप्स को मिला के एक शेप बन जाए, इसका यूनियन हो जाए। तो वो हम यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऑप्शन में जाके देखते हैं। दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, इस शेप को और इस शेप को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए और अब मर्ज वाले ऑप्शन में गए। अब मैं यूनियन करूँगा तो ये एक शेप बन जाएगी। मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म करता हूँ, पहले ये आउटलाइन ख़त्म होगी इसकी। दोनों शेप को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ पर शेप मर्ज शेप में गए और यूनियन। अब ये एक शेप बन गई है जब मैंने ठीक है, ये अभी एक शेप है, ये ग्रुप नहीं है, एक आपकी अलग से शेप बन गई है। इसको अगर थोड़ा और बड़ा कर लें हम, ठीक है, इसको मैं इस शेप को थोड़ा मैंने ऐसे एडजस्ट किया, ये इसके पीछे आ गई, ये आ गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ पे जाके मैंने यूनियन कर दिया। अब ये एक शेप है, ठीक है। इस तरह से आप दो या दो से ज़्यादा शेप्स को मर्ज करके सबट्रैक्ट करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हो, जो कि आपको शेप फॉर्मेट में ही नज़र आएगा। ठीक है, ये एक शेप बन गई थी। अब जैसे कि मैं और काम करता हूँ, ये एक सर्कल था मेरे पास, एक और सर्कल मेरे पास रेड, ये ब्लैक, ठीक है। अब मैं इन दोनों शेप्स को इस ब्लैक वाले इसके ऊपर लेके आया हूँ, देखो। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑरेंज में से ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है ना वो डिलीट हो जाए, ये एक जो है ना मून टाइप बन जाए, जो कि ऑरेंज हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये ब्लैक ख़त्म हो जाए तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा ऑरेंज को, फिर उसके बाद ब्लैक को सेलेक्ट करूँगा, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, मर्ज शेप में जाऊँगा, सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो वो चीज़ उसके अंदर से सबट्रैक्ट होगी। सेम काम अगर मैं सबट्रैक्ट करने की बजाय शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, मर्ज शेप में जाता हूँ, इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये जो चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है ना दोनों में, वो चीज़ नज़र आएगी। हमने जो मैथ में 9th 10th में पढ़ा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो वाली चीज़ें सारी। और कहते हैं जो हमें मैथ की इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी यूनियन इंटरसेक्शन की, सबट्रैक्ट की भी। वो सेट्स वाला जो पहले ही एक्सरसाइज होती थी 9th क्लास में, यूनियन इंटरसेक्शन वाली। तो ये वही चीज़ है, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जो चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है वो वाली शेप नज़र आ जाएगी आपको। शेप फॉर्मेट में गए, ये इंटरसेक्ट आ गया, ठीक है। शेप फॉर्मेट में गए, कंबाइन हो गई दोनों। अच्छा, एक चीज़ है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का क्या मतलब है कि जितना भी पार्ट होगा ना वो सारा उनको अलग अलग कर देगा। अब ये फ्रेगमेंट बन गया, एक ये फ्रेगमेंट बन गया, एक ये फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। ये आप डिफरेंट तरीक़ों से शेप्स को ना आप यूज़ कर पाओगे जब आप कोई चीज़ बना रहे हो। मैं कहता हूँ यार मुझे इसके अंदर इतना सा थोड़ा सा एरिया खाली चाहिए, या ये शेप में लगाता हूँ, ठीक है। या फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर ही एक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला इस शेप के अंदर मुझे इतना एरिया जो ना वो खाली चाहिए इस शेप के साथ। ये सिलेक्ट किया, शेप फॉर्म में जाके इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसके अंदर से निकल गई, एक अलग से वो विंडोज़ ही बन गई। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है शेप फॉर्मेट, और शेप फॉर्मेट के अंदर यूनियन, कंबाइन, फ्रेगमेंट, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्ट और फ्रेगमेंट है ना, और यूनियन, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन था ड्राइंग का, क्योंकि देखें इसमें तकरीबन हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी यार। मोस्टली जो काम है ना प्रेजेंटेशन के, वो इसी सेक्शन के थ्रू होंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।